अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की पुर इसरार हॉरर स्टोरी अंधेरी रात एपिसोड नंबर 2। सुल्ताना बेगम फ़कीरा बीबी के पास आकर उन्हें सब बताने लगी। देखा, कहा था ना, सब असर करेगा, तुम अपना मकसद हासिल कर लोगी, बस सच्ची लगन की ज़रूरत होती है। फ़कीरा बीबी हंसते हुए बोली। जी बिल्कुल, अब आगे क्या करना है? सुल्ताना बेगम बेचैनी से बोली। तो फ़कीरा ने उन्हें आगे का सारा अमल बताया तो वो फ़कीरा का हाथ चूमती उठ खड़ी हुई। आज अरीज एक भी नमाज नहीं पढ़ पाई थी। बुखार इतना शदीद था कि उसके लिए उठना भी मुश्किल हो रहा था, मगर वो हिम्मत करती उठी जब सामने से सुल्ताना बेगम आई। अरे कहाँ जा रही हो? सुल्ताना बेगम उसे उठता देखकर फौरन सवाल करने लगी। अम्मी, नमाज पढ़ने। लफ्ज़ नमाज पर सुल्ताना बेगम पर खौफ तारी हुआ था। बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों पर अपना ख़ास करम करता है और चाहे फिर जैसी भी तकलीफ़ हो उससे बाहर निकाल लेता है। अरे बेटा, तबीयत ठीक हो जाए तो नमाज भी पढ़ लेना, सुल्ताना बेगम जल्दी से बोली। अम्मी, मुझे सुकून नहीं आ रहा, अगर नहीं पढ़ूंगी तो सो भी नहीं पाऊंगी। आज सारा दिन में एक ही नमाज अदा की है। मैं अभी आती हूँ इशा की नमाज पढ़कर। अरीज इतना कहती हुई उठ खड़ी हुई। अम्मी सही कह रही है, अरीज पढ़ने दे नमाज, बेहतर फील करेगी, मैं फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सुल्ताना बेगम ने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था जब अली कमरे में दाखिल होता हुआ बोला और अरीज वज़ू करने वाशरूम चली गई। पीछे सुल्ताना बेगम गुस्सा ज़ब्त करने लग गई। सुल्ताना बेगम आज भी रात के दूसरे पहर में स्टोर रूम में दाखिल हुई और फिर अलमारी से सिफली अमल के लिए इस्तेमाल होने वाली हड्डी निकालने लगी और हमेशा की तरह दायरा बनाकर अपने कपड़े एक तरफ रखकर बिल्ली का खून बदन पर मलकर दायरे में जा बैठी और फिर दिया जलाया और पुतले पर कुफ्र या कलमात पढ़कर फूंकने लगी और फिर एक एक सुई उसमें चबाने लगी, मगर इस बार कुछ ना हुआ। आधा घंटा गुजर गया, मगर बाहर से आती अली की आवाज़ पर वो चौंकी। अम्मी कहाँ है? प्लीज़ बाहर आएं, बचा लें मुझे ये लोग मार डालेंगे। अली की खौफ से भरपूर आवाज़ सुनकर वो उठ खड़ी हुई। ज़ाहिर है माँ थी, चाहे जो भी करें, मगर औलाद की एक तकलीफ़ पर तड़प उठती। वैसे ही सुल्ताना बेगम की भी ममता जाग उठी थी। अली की मुसलसल बाहर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। अभी वो दायरे से कदम बाहर निकालने ही वाली थी जब एक हवा का झोंका सा आया और दिया बुझ गया, बल्ब टूट गया। वो गड़बड़ा गई और फिर समझ गई कि यह सब उन्हें दायरे से बाहर निकालने के लिए किया गया है। वो वापस दिया जलाकर अपनी जगह से बल्ब के टूटे हुए कांच के टुकड़े साइड करती हुई बैठकर पढ़ाई करने लगी और हड्डी उठाकर कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारती और फिर उस हड्डी को खून में भिगोकर उस पुतले के सर पर लगाती। ये अमल मज़ीद 2 बार करना रह गया था जब अली की फ़कीरा ने हदायत की। ज़ोरदार चीख की आवाज़ पर उन्हें अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ, मगर थी दायरे से बाहर मत आना चाहिए, चाहे आंधी हो या तूफ़ान हो। वो अमल जारी रखती रही। अली की आवाज़ अब आना बंद हो गई थी। वह सुकून का सांस लेती अमल करने लगी। तभी कमरे का सामान एकदम से हवा में मुअल्लक हो गया। सुल्ताना बेगम को अपने हाथ पांव फूलते हुए महसूस हुए। कमरे में सामान इधर उधर तेज रफ्तार से जाने लगा, मगर जब दायरे में ना आया तो वह पुरसुकून होती अमल का आखिरी काम भी सर अंजाम दे गई। हैरत की बात तो उनके लिए ये थी कि जब वो अमल मुकम्मल कर गई तो बल्ब भी वैसे ही जलने लगा और जो सामान कुछ देर पहले इधर उधर हो रहा था अपनी जगह पर ही था और वो हैरान होती जल्दी से सामान समेट के शावर लेकर तेजी से अपने कमरे में चली गई थी, मगर नींद उनकी आंखों से आज भी कोसों दूर थी।
جب ماضی کی ایک لہر ان کی نظروں کے سامنے آئی۔ فائزہ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ صابر صاحب تیزی سے کچن میں داخل ہوتے سلطانہ بیگم سے بولے، جو کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ سچی؟ سلطانہ بیگم خوشی سے پاگل ہونے کے در پر تھیں۔ میں شال لے کر آتی ہوں اور پھر دیکھنے چلتے ہیں۔ سلطانہ بیگم تیزی سے کمرے سے شال لے کر آئیں اور صابر صاحب کے ہمراہ ہسپتال روانہ ہو گئیں۔ فائزی، اس کا نام عریج رکھو گی نا؟ سلطانہ بیگم ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی کو گود میں لیتی بولیں۔ بالکل، فائزہ بیگم مسکرا کر بولی۔ سلطانہ بیگم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا تھا، جسے وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھیں۔ حارث صاحب کی شادی فائزہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھیں۔ آج ان کا خواب ٹوٹا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ واحد ہیں حارث صاحب کی زندگی میں، مگر تکلیف تو تب ہوئی جب پتہ چلا تو وہ انہیں محض ایک دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سلطانہ بیگم کا خود کے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا اور انہوں نے بہت وقت لگایا، آخر کار سنبھل گئیں۔ 2 سال بعد سلطانہ بیگم کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ان کا 1 سال کا بیٹا تھا، جس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، جبکہ فائزہ بیگم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن صابر صاحب گھر میں داخل ہوئے اور پھولتی سانس کے ساتھ بولتے ہوئے آ رہے تھے، فائزہ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ صابر صاحب تیزی سے کچن میں داخل ہوتے سلطانہ بیگم سے بولے، جو کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ سچی؟ سلطانہ بیگم خوشی سے پاگل ہونے کے در پر تھیں۔ میں شال لے کر آتی ہوں اور پھر دیکھنے چلتے ہیں۔ سلطانہ بیگم۔ دن بہت بہترین گزر رہے تھے۔ عریج 2 ماہ کی ہو گئی تھی۔ سلطانہ بیگم جو دکھ کو ہوا تھا وہ کہیں پیچھے چھوڑ چکی تھی، جب تقدیر نے ایک بار پھر بازی پلٹی اور ایک ایکسیڈنٹ میں حارث صاحب اور فائزہ بیگم اپنی جان کی بازی ہار گئے اور سلطانہ بیگم عریج کو اس سب کا قصوروار سمجھنے لگیں۔ لوگ بہت آسانی سے انسان کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ غم اور خوشی دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر کبھی کبھی وہ جانور بن جاتا ہے جو بس آئینے کا ایک رخ دیکھتا ہے اور عقل کو استعمال کرنا تو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ یہی سلطانہ بیگم کے ساتھ بھی ہوا۔ جو آگ ان کے دل میں پچھلے 22 سال سے جل رہی تھی، اسے ہوا ان کی پڑوسن نے دے دی تھی اور ایک ایسے راستے پر لے گئی تھی جہاں جانے کے بعد واپسی بہت کم لوگوں کے لیے ممکن ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ علی کی آواز پر سلطانہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا اور اسے اتنی جلدی گھر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ان کے دماغ میں کل رات والا واقعہ ایک دم سے تازہ ہوا تھا اور وہ اپنی ہی سوچ میں گم ہو گئی تھیں۔ امی کہاں کھو گئی؟ ابھی آج جلدی کیسے آ گیا؟ علی نے جب دوبارہ آواز دی تو وہ اپنی سوچوں کے بھوڑ سے باہر آئی تھیں۔ ہاں بتاؤ، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آج جلدی کیسے آ گئے؟ سلطانہ بیگم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ امی، میرا پروموشن ہو گیا ہے، اسی خوشی میں ہم آج ڈنر باہر کریں گے، علی پرجوش لہجے میں بولا تو سلطانہ بیگم اسے دعائیں دینے لگی اور کچھ سوچ کر ڈنر پر جانے سے منع کر دیا۔ علی اور عریج دونوں کی بہت اصرار کے بعد بھی وہ نہ مانی۔ انہیں لگا تھا کہ کل کا آخری چلہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، مگر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، انسان تو بس سوچ سکتا ہے۔ عریج تیار ہو رہی تھی جب اسے کوئی نادیدہ مخلوق کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی، مگر پھر بھی جب اس کا وہم ختم نہ ہوا تو میک اپ کرنے سے پہلے جا کر وضو کر آئی اور پورے کمرے میں سورہ بقرہ کا پانی چھڑک کر تیار ہونے لگی۔ اس کا تیار ہونے کا وقت سکون ہی سے گزرا تھا، مگر کمرے کے باہر اچانک سے
तमाम लाइट्स उसे बंद होती देखीं और उसमें एक लंबा स्याह बालों वाली लड़की एक कोने में बैठकर रोती हुई दिखी। कौन है वहाँ? अरीज अपने डर पर काबू पाते बोली, मगर सामने से कोई जवाब ना पाकर उसे थोड़ा खौफ महसूस हुआ, मगर फिर भी दिल में आयातुल कुर्सी का विर्द करती हुई जोर से बोली, कौन है वहाँ? अरीज कदम आगे बढ़ा रही थी। पीछे अली जो वॉशरूम से बाहर आया, उसकी ऐसी हालत गौर से देख रहा था। न जाने वो किस से बात कर रही थी, सामने तो कोई था नहीं। अरीज की नज़र उस शीशे जैसे गमले पर पड़ी जो देखने में बहुत खूबसूरत था और वो बहुत शौक से लाई थी, मगर उसमें हर किसी का साफ अक्स नहीं, मगर धुंधला ही दिखता ज़रूर था। मगर उस रोती हुई लड़की का उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अरीज कमरे से कदम बाहर निकालने ही वाली थी जब अली ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जोर से चीखने लगी। अरीज, मैं हूँ, काल्म डाउन। किससे बातें कर रही हो? अली ने फिक्रमंदी से पूछा। वो हाँ, कोई था। अरीज के लहजे से डर वाज़े था, जबकि अली कोई नफ्सियाती मसला समझ रहा था। अरीज ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। कोई नहीं है, तुम ऐसी परेशान हो रही हो। चलो अभी चलते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अली उसकी हालत समझते हुए पिचकारते हुए बोला तो वो भी असबात में सर हिला गई। वो दोनों जैसे घर से बाहर निकले, दर्दाना बेगम अपने अमल में लग गई और सेहन में लगी आम के पेड़ के गिर्द घूमती पढ़ाई करने लगी। और उस पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने पीछे फौज महसूस हुई, जैसे पहले तो उन्होंने नहीं देखा, मगर जब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वही पुतला जो अरीज के बेड के नीचे रखा था वो की तो सामने बहुत से खौफनाक शक्लें देखकर वो एक कदम पीछे हुई थी, मगर पीछे भी सर झुकाई खौफनाक शक्लें देखकर उनको आज सही महीनों में पछतावा हुआ था। मगर फिर हिम्मत करती उस पेड़ के पास गईं और फिर उस पुतले पर पढ़ाई करती रहीं और फिर तेजी से उसे वापस उस जगह पर रखकर कमरे में बंद हो गईं और अपने कंबल से बाहर सर नहीं निकाला। अली अरीज को रेस्टोरेंट ले गया और अब तो वो नॉर्मल हो गई थी। दोनों बातें करते करते खाना खा रहे थे जब अरीज को अचानक ठुसका लगा। अरीज खांसने लगी। अली उसके लिए पानी लेकर उठा, मगर उसके मुंह से निकलता खून और उसमें छोटी छोटी सुइयां देखकर अली को अपने हाथ पांव फूलते हुए महसूस हुए। अली उसे रेस्टोरेंट से सीधा अस्पताल ले गया। तरह तरह के टेस्ट हुए, मगर सारी रिपोर्ट्स क्लियर आईं। रात के 2 बज गए थे। अली को कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर घर आते ही उसकी नज़र मस्जिद पर पड़ी तो तहज्जुद अदा करने के बारे में सोचते उस मस्जिद में चला गया। वो मोहल्ले की वाहिद मस्जिद थी जहां मर्दों और औरतों दोनों के लिए नमाज का इंतज़ाम था और अलहदा अलहदा पोर्शन बनाया गया था और दिन हो या रात किसी भी वक्त वो खुली होती थी। अरीज नमाज अदा करे फिर चलते हैं घर। अली के कहने पर वो दोनों वज़ू बनाते अंदर चले गए। सुल्ताना बेगम कब से इंतज़ार कर रही थी, मगर अब तक नहीं आए थे वो दोनों। अब तो अमल का वक़्त होता जा रहा था। वो हिम्मत करती उठी और दरवाजे की जानब बढ़ी, मगर दरवाज़ा खोलते ही सामने बहुत से नूरानी चेहरे वाले लोगों को देखकर उन्हें हैरानगी हुई थी। उन्होंने आगे जाने की कोशिश की, मगर ऐसे लगा जैसे वो किसी चीज़ से टकरा कर वापस गिर जाती हो। कोई 20 मिनट की मेहनत के बाद वो उसे स्टोर रूम में पहुंची और अमल शुरू कर दिया। कुछ ही देर हुई थी जब उन्हें वही नूरानी शक्लों वाले उन्हें अपने दायरे के बाहर दिखे और उन्हें आज पहले के दिनों के मुताबिक ज़्यादा खौफ आ रहा था। और इसी खौफ में वो खून जो उन्होंने बिल्ली को मारकर जमा किया था सारा गिर गया। वो अभी इस बात से संभल भी नहीं पाई थी जब नूरानी शक्लों वाले गायब हो गए, मगर फिर खौफनाक शक्लों वाले वाजे हुए और सुल्ताना बेगम को किसी नादीदा ताकत ने ज़ोर से दीवार में और फिर बालों से खींचते ज़मीन पर उठाकर पटक दिया और उसी सब में उन्हें अचानक मारा
اور فقیرہ کی بات اسے یاد آئی کہ جب کبھی عمل الٹا ہو جائے تو یہ کلمات دہرانا بچ جائے گی ورنہ ماری جائے گی، اور سلطانہ بیگم نے وہی کلمات دہرانا شروع کر دیے۔